नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुल्क भर में मनाया गया यौम असातिज़ा। साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पेश किया गया खराज अक़ीदत। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आवाम से किया खिताब, कहा हमारी लड़ाई नजरियात की, सिर्फ सियासत नहीं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जारी। पर्चा नामजदगी के बाद उम्मीदवारों को दी जाएगी सिक्योरिटी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर। सिंगापुर के सदर थरमन शानमुगानतम से हुई मुलाकात। और पोप फ्रांसिस ने जकार्ता में इस्तक़लाल मस्जिद का किया दौरा। मौसमियाती तब्दीली को करार दिया आम मसला। आज पूरे मुल्क में यौम असातिज़ा मनाया गया। वाज़ेह रहे कि यौम असातिज़ा मुल्क के माहिर तालीम और मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है और उनकी पैदाइश 5 सितंबर 1888 को चेन्नई में हुई थी। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में असातिज़ा की खिदमात को याद करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा गया है। दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने MCD की जानिब से असातिज़ा को एवाज़ से नवाजा। दूसरी जानिब उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी असातिज़ा को एजाज से नवाजा। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमन डीका और वज़ीर आला विष्णु देव ने भी यौम असातिज़ा तकरीब में शिरकत की। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने यौम असातिज़ा तकरीब में शामिल हुए। यूपी के मुरादाबाद में तलबा ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर बनाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे अवसर में मैं प्रदेश के समस्त राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहां राजभवन में माननीय हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में जो प्रदेश भर के उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बाकी हर जिले से 2 जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। ये देश को, प्रदेश को सच्चा नागरिक गढ़ के देते हैं। मैं पुनः पूरे प्रदेश के शिक्षकों को और आज राजभवन में जो हमारे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान प्रदेश के सभी शिक्षकों को, उन गुरुओं को, सभीयों को मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे सभी शिक्षक बंधु हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है और आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है कि भारत को विकसित बनाना, राजस्थान को विकसित बनाना, तो गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपके बीच में पुनः उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं स्वयं माधवनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से
एक्सीलेंस कॉलेज से जुड़ा हूं। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके सारे सहयोगियों को और सारे मित्रों को सबको बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएं। महाराष्ट्र के वांगी सांगली में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और आंजहानी पतंग राव कदम के मुजस्समे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों के डीएनए में हमारे नजरियात हैं और लड़ाई नजरियात की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये सिर्फ सियासत नहीं है। हम सबको जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि चुने गए लोगों को ही फायदा मिले। इस बात की लड़ाई हमारे बीच है। यहां पे विचारधारा कांग्रेस की है, अंबेडकर जी की है, शिवाजी महाराज, फूले जी की है। और इसीलिए मुझे यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे कर्नाटक में जाकर होती है। और यही मेरी फीलिंग है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं, मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है। और आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है। और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पॉलिटिक्स चलती थी, राजनीति चलती थी। आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष, और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले। दलित रहें, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी रहें। और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है। और ये आपको पूरे देश में दिखेगी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और ये हम काम करवा के दिखाएंगे। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात की तारीख का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन की जमीन तैयार की जाने लगी है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा है कि आवाम के मन में जो चेहरा है, आवाम उसे ही वजीर आला बनाएंगे। कौन कितनी सीटें जीतने वाला है, ये बाद में तय होगा, लेकिन ये तय है कि एमवीए को अक्सरियत मिलने जा रही है। हमारा पहला काम है कि इस बदउन्वान हुकूमत को हटाना है और उसके बाद हम वजीर आला के चेहरे पर कभी भी बात कर सकते हैं। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी है,
कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को, और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना और मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते। जम्मू कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस उधमपुर सलोनी राय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 4 असेंबली हलके आते हैं। आज से 5 नामजदगी दाखिल करने की मुहिम शुरू हो गई है। पर्चा नामजदगी के बाद सभी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी दी जाएगी। सभी आरओ ऑफिस में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। में जो तीसरे चरण में इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर में, उसमें हमारी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं और आज 5 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन इशू किया गया है। आज से नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चारों आरओज के ऑफिस में फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, जहां पे नोटिफिकेशन में उनको क्लैरिफाई किया गया है कि यही लोकेशंस हैं जहां पे आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 12 तारीख 3 बजे तक ये प्रोसेस एक्टिवेटेड रहेगा। आज से 12 तारीख को रोज 11 बजे से 3 बजे दोपहर तक की नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने की प्रोसेस चालू रहेगा। 13 तारीख को स्क्रूटिनी कराई जाएगी। चारों एसीज में दोपहर को 1 बजे स्क्रूटिनी का वक्त तय किया गया है और 17 तारीख तक नॉमिनेशंस विड्रॉल की डेट है। तो 17 तारीख 3 बजे तक विड्रॉल के बाद फाइनल जितने भी यहाँ पे कंटेंडर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनकी लिस्ट आरओज द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे चारों आरओ ऑफिसेज में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है एज पर इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स और जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे जैसे वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं उनको उनकी सिक्योरिटी उसी टाइम से उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी और हर तरह की फैसिलिटेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट की फैसिलिटेशन और उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने में जिस भी तरह की मदद चाहिए हो, हर आरओ ऑफिस में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और पूरा ये प्रोसेस अंडर सीसीटीवी एंड वीडियोग्राफी किया जा रहा है, जिसका फीड डीओ ऑफिस में भी है और सीईओ ऑफिस में भी है। तो ये सभी बहुत ट्रांसपेरेंट तरह से प्रोसेस किया जा रहा है और 12 तारीख 3 बजे तक जितनी भी नॉमिनेशंस आएंगी उसको हम स्क्रूटिनी में लेके आएंगे। मॉडल पोलिंग स्टेशंस में कई कैटेगरीज में बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे स्पेशल एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स कराई जाएंगी। पिंक पोलिंग स्टेशन है जो महिलाओं द्वारा चालित रहेगा। ब्लू पोलिंग स्टेशन है जो यूथ द्वारा चलाया जाएगा और रेड पोलिंग स्टेशन है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा चलाया जाएगा। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैटेगरीज के पोलिंग स्टेशंस रहेंगे और हमने यहाँ पे डिफरेंट नोडल ऑफिसर्स भी लगाए हैं ताकि वो इंश्योर करें और इन पोलिंग स्टेशन में डिफरेंट डेकोरेशन भी करी जाएगी ताकि जो चुनाव का पर्व है उसको सभी लोग अच्छे से मना पाए। जिन भी पोलिंग स्टेशंस में महिलाओं का वोटर परसेंटेज ज़्यादा है उन पोलिंग स्टेशंस में हम फीमेल सीआरपी डिप्लॉयमेंट भी वहाँ पे कर रहे हैं, प्लस जो महिला कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए भी हम महिला सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मेरा 2 सीटों से इलेक्शन लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। चाहे बारामूला हो, अनंतनाग या श्रीनगर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रुख दिख रहा है। आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बड़गाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहां 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहां से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहां से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहां पे होगी और जहां जहां हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। जहां तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है,
जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसरों के तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। आपने ग्राउंड असेसमेंट की बात की ना, ग्राउंड हमारे हक में है, लेकिन हम उन बेवकूफ में से नहीं हैं जो 400 पार की बात करें और फिर सिर्फ 240 पे अपनी गाड़ी रोकें। मुझे उम्मीद है कि जब वोट गिने जाएंगे तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के सदर थरमन शानमुगरतनम से मुलाकात की है। साथ ही सिंगापुर के एमिरेट्स वजीर गो चोंग टोंग से भी मुलाकात की है। सिंगापुर में तिजारती लीडरान के साथ मीटिंग भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में शरपसंद अनासिर के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिमला में मुतनाज़िया नारे लगाए गए हैं जिसमें मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दी गई है। एक मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी बताया गया है और मस्जिद को गिराने का मुतालबा किया जा रहा है। प्रभु श्री राम का झंडा सनातनी भूमि पर फिर से लहरा रहा है। जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। देश के संविधान के अनुसार कोई भी देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन राजनीतिक वाद विवाद में नहीं मैंने पढ़ना है। हमें तो ये देखना कि किसी समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई तंग ना करे। ये हमारी राज्य सरकार का दायित्व भी बनता है और इस दायित्व की जिम्मेवारी का निर्वाह हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कानून हाथ में लेने को किसी की इजाजत नहीं होगी, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। सिविल सर्जन जीएल सोढ़ी ने कहा है कि अब तक डेंगू के 314 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले जनवरी से लेकर सितंबर तक के हैं। डेंगू से 1 की मौत हुई है। आज डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। 314 केसेस अब तक आए हैं, जो जनवरी से लेकर के 4 सितंबर तक के हैं। और इसमें 190 फीमेल हैं या मेल हैं और 124 फीमेल हैं। बच्चे 33 हैं और अभी एक्टिव केसेस जो हैं 24 हैं। 1 डेथ हुई है और 7 मलेरिया के केसेस हैं। आज की डेट की बात करें, मतलब प्रेजेंट डेट की बात करें, तो 16 केसेस डेंगू के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 13 मेल और 3 फीमेल हैं। और एक्टिव 24? हाँ, एक्टिव 24 केसेस। डेथ सर किसकी हुई है? क्या एक 16 साल के लड़के की हुई है डेथ, जिसको कार्डियक शॉक भी बताया है, उसने कार्डियक अरेस्ट भी बताया है और साथ ही साथ में वो पॉजिटिव थे। वो डेंगू का मच्छर है, एडीज मॉस्किटो, वो घर के अंदर ही पनपता है, साफ पानी में पनपता है। और हमें ये देखना है कि साफ पानी में पानी जो है 7 दिन में के पहले खाली हो जाए एक बार, क्योंकि वहाँ पे फिर नहीं तो लार्वा पैदा हो जाते हैं, वो वहाँ ब्रीडिंग हो जाती। दूसरी चीज़ ये है कि पर्टिकुलरली जब हम लोग अपना गमला जो रखते हैं उसमें पानी हमेशा बना रह जाता है। गमले के नीचे जो एक बना के रखते हैं कप्पा जैसा, या जिसके ऊपर गमला रखा जाता है, उसमें भी पानी जमा रहता है। और ये थोड़ी सी भी साफ पानी हो, स्वच्छ पानी हो, तो उसमें ये ब्रीडिंग कर देते हैं। और इनको या तो
पानी को साफ करते रहें, या जहाँ पानी साफ नहीं कर सकते हैं वहाँ भी ऊपर से तेल वगैरह डाल सकते हैं ताकि ये सांस नहीं ले पाए। कि जहाँ पे केसेस पॉजिटिव आते हैं जिस एरिया में, तो उस एरिया में वो लार्वा सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद लार्वा का विनष्टीकरण का कार्य करते हैं। पोप फ्रांसिस ने जकार्ता में इस्तकलाल मस्जिद का दौरा किया और मौसमियाती तब्दीली को आम मसला करार दिया है। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ आलमी जद्दोजहद के अज़्म का इजहार किया और इमाम में आला नसरुद्दीन उमर के साथ मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत भी किया। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता दिनों बारिश के सबब सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। न्यूयॉर्क में टोंग आइलैंड के स्मिथ टाउन लाइब्रेरी में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन $1 करोड़ का नुकसान हुआ है। सैलाबी रेला लाइब्रेरी में हजारों किताबें, तारीखी दस्तावेजात और कंप्यूटर्स अपने साथ ले गया। रियासती हुकूमत ने लाइब्रेरी की मरम्मत के लिए वफाकी हुकूमत से मदद तलब की है। अलबत्ता लाइब्रेरी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। मुल्क भर में मनाया गया यौम असातिज़ा। साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पेश किया गया खराज अक़ीदत। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आवाम से किया खिताब, कहा हमारी लड़ाई नजरियात की सिर्फ सियासत नहीं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जारी, पर्चा नामजदगी के बाद उम्मीदवारों को दी जाएगी सिक्योरिटी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर, सिंगापुर के सदर थरमन शानमुगानतम से हुई मुलाकात। और पोप फ्रांसिस ने जकार्ता में इस्तकलाल मस्जिद का किया दौरा, मौसमियाती तब्दीली को करार दिया आम मसला। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।